टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और हम कर रहे हैं जुलाई 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हम ऑलरेडी इसमें 7 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में हम ऑलरेडी जो है 75 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पे हमें गिवंस हैं बुक्स, हमें बुक्स गिवन है और हमें इन बुक्स को लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशंस। सो हमें करेक्ट आंसर पता करना है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है द एफ्लुएंट सोसाइटी, एशियन ड्रामा, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी और फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो हम एक एक करके समझते हैं कि कब कौन सी बुक आई थी और कौन सी इकोनॉमिस्ट ने इस बुक के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले अगर हम एफ्लुएंट सोसाइटी की बात करें तो एफ्लुएंट सोसाइटी आई थी 1958 में और इस बुक को लिखने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट थे जे.एम. केन्स। हमें बुक के साथ उनके इकोनॉमिस्ट के नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारा गिवन है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो है वो आई थी 1968 में और इसको देने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट थे गुनार म्रिडल। गुनार म्रिडल थे, उन्होंने इस बुक के बारे में लिखा था। नेक्स्ट हमारे सामने है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक आई थी 1936 में और इस बुक को लिखा था जे.एम. केन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम हमारी आई थी 1999 में और इस बुक को लिखने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन। सो दीज आर द 4 बुक्स। सबसे पहले आई थी हमारी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, उसके बाद हमारी आई थी एफ्लुएंट सोसाइटी 1958 में, उसके बाद एशियन ड्रामा आई थी 1968 में और सबसे लेटेस्ट हमारी 1999 में आई थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। कोड्स आपके सामने गिवन है, करेक्ट कोड चुनिए और इसको टिक करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ। मार्केट फेलियर किन किन रीजंस के कारण हो सकता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक्सटर्नलिटीज, थर्ड है हमारा बोथ ए एंड बी और फोर्थ है हमारा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। तो मार्केट फेलियर 3 कारण होते हैं मार्केट फेलियर के। सबसे पहले होता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नलिटीज और थर्ड एक और है हमारा वो है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड मार्केट फेलियर। ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। ऑप्शंस में हमारे पास हालांकि ये 2 चीजें गिवन है, थर्ड हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम चीजें कर रहे हैं तो हमें ऑप्शंस और भी पता होना चाहिए। सो इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में जो बात हुई थी वो इनविजिबल हैंड के बारे में भी बात हुई थी, जो एडम स्मिथ ने जिसके बारे में बोला था कि मार्केट फोर्सेस के कारण अपने आप चीजें जो है वो सेटल हो सकती हैं। सो मार्केट फेलियर अकर होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक्सटर्नलिटीज एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण। सो हमारे बोथ ऑप्शंस ए एंड बी जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कैपिटल गेन मींस, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, सेकंड ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन यील्ड ऑफ एन एसेट और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। जब एक एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो भी कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्मा रेशियो इज अ मेजर ऑफ। पल्मा रेशियो जो है वो किसके बारे में बात करता है, किसे मेजर करता है? ऑप्शन ए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ऑप्शन बी इज स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, ऑप्शन सी इज मॉर्बिडिटी इन अ रीजन और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास वोलेटिलिटी इन ऑफ क्रॉप प्राइसेस। तो सबसे पहले समझते हैं पल्मा रेशियो किसे कहते हैं। पहली बात, पल्मा रेशियो जो बात करता है वो इनइक्वालिटी को मेजर करता है, मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं किसकी इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो पल्मा रेशियो में जो ये रेशियो लिया जाता है वो लिया जाता है रिचेस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन कि वो जीएनआई में, ग्रोस नेशनल इनकम में कितना शेयर कर रही है, डिवाइड होता है 40% ऑफ पुअरेस्ट शेयर।
poorest share. Okay. Palma ratio is also an alternative to Gini index. Gini index का भी alternative है. Gini index का alternative मतलब ये जो focus करता है वो focus करता है difference between किसमें? Those top in bottom income brackets. जो top में है, जो बॉटम में है, उनके इनकम ब्रैकेट्स का मेन डिफरेंस जो है वो मेजर करता है हमारा पल्मा रेशो. सो पल्मा रेशो इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मींस ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ हम 80 से 84 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एक्सर्शन और रीजन पे बेस्ड हैं. ऑप्शंस आपके पास पहले से ही गिवन है कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. या तो दोनों सही है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी, दोनों चीजें सही है बट रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, या फिर हमारी असर्शन ट्रू होगी रीजन फॉल्स होगा, या फिर हमारा असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा. तो समझते हैं एक क्वेश्चन को वन बाय वन. जो हमारा पहला क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन असर्शन रीजन का, वो हमारा ग्रोथ मॉडल पे डिपेंड करता है. क्या कहता है असर्शन, क्या कहती है? इन सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशो डज नॉट चेंज. जो इनका रेशो है, मींस जो इनका प्रोपोर्शन है, जो भी रेशो है वो चेंज नहीं होगा. लेकिन जो सब्सटीट्यूशन है कैपिटल और लेबर में, कि लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर, ये सब्सटीट्यूशन जो है वो पॉसिबल है. तो अगर हम सोलो मॉडल की बात करें तो सोलो मॉडल एक नियो क्लासिकल मॉडल है, ना ही क्लासिकल है, ये नियो क्लासिकल मॉडल है. जब हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे चीज़ों को कि कैसे हमारे मर्केंटलिज्म आए, कैसे फिजियोक्रेसी आई, फिर कैसे फिजियोक्रेसी से क्लासिकल की बात हुई, कैसे क्लासिकल से नियो क्लासिकल की बात हुई, कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सोलो ग्रोथ मॉडल को जो है वो कहा गया है नियो क्लासिकल मॉडल. ये क्या कहता है? दैट देयर इज अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी. कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब हम किसी भी प्रोपोर्शन में इनको रख सकते हैं, लेबर ज्यादा कैपिटल कम, कैपिटल ज्यादा लेबर कम. ठीक है, मींस जो कैपिटल और लेबर की जो रेशो है वो शो कर रहा है इलास्टिसिटी जो है फैक्टर के बीच में वो कितनी है, 1 के इक्वल है. और जो हमारा लेबर है वो एक एक्सोजीनियस फैक्टर है, नॉट एन एंडोजीनियस फैक्टर, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. अगर हम इसी के कंपैरिजन में हेरोड डोमर मॉडल की बात करें, हेरोड और डोमर दो एक अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल है, लेकिन उन्हें हेरोड डोमर एक साथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके कंक्लूजन जो है वो लगभग सेम ही थे. हम कह ही सकते हैं कि वो बिल्कुल सेम ही थे, इसलिए हम हेरोड डोमर मॉडल जो है वो एक साथ बोलते हैं. हेरोड डोमर मॉडल में जो बात हुई है वो फिक्स्ड कोफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन की बात हुई है, मींस कैपिटल और लेबर का जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड रहेगा. लेकिन ऐसा सोलो ग्रोथ मॉडल में नहीं है. तो अगर हम 80th क्वेश्चन की बात करें तो 80th क्वेश्चन में असर्शन और रीजन हमारे दोनों सही है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन पे बेस्ड है. असर्शन हमें गिवन है दैट इंटरनेशनल ट्रेड along the lines of comparative advantage it improves the allocative efficiency of the existing resources. और रीजन इसका क्या हमें गिवन है, दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ. बात तो ये बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक तरीके से एक इकोनॉमी के लिए इंजन का काम करती है. ऑब्वियसली एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी जब वो दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करेगा. लेकिन इसकी एजर्शन क्या दे रखी है कि इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इससे जो है जो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलती है, दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में पता चलता है, कॉस्ट के बारे में पता चलता है, उससे इसकी एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि हमें साथ वाले पार्टनर के बारे में भी पता है इंटरनेशनल ट्रेड में. तो कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी की एबिलिटी कि वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है अपनी अपॉर्चुनिटी को कम से कम रख के इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स. सो हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एजर्शन का रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है. हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ है, बात दोनों सही है, लेकिन एक इस एजर्शन की कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा. Means both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. Now moving to the next question.
द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन। जो पीपीसी कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या दे रखा है? द फैक्टर्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम फैक्टर्स को, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो लगनी नहीं चाहिए। तो जहां पे रिसोर्सेज हमारे स्पेशलाइज्ड ना हो और वो सब्स्टिट्यूट हो सके विद नो एडेड कॉस्ट, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है तो हमारा कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। वरना पीपीसी का कर्व कैसा होता है? कनकेव होता है या फिर कन्वेक्स होता है? कनकेव टू द ओरिजिन होता है। बट अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही कांस्टेंट है, जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट जा रही है, तो हमारा जो कर्व है वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम किसकी बात करते हैं कि हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी जो है हमारी गिवन है और हमें इन्हीं टेक्नोलॉजी में करना है। मान लो हम ए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए पे सारे रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो हम बी की यूनिट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब हम अगर ए से बी पे जा रहे हैं तो हमें बी की कोई ना कोई यूनिट्स को ए की कोई ना कोई यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इफ वी वांट टू गेन वन मोर यूनिट। सो हमारी दोनों ही बातें सही है। assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। हमारी इस assertion की जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पीपीसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पीपीसी की डेफिनेशन हमारी क्या है, वो क्या शो करती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है बताइए? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो है वो बात होती है कि हम एक और चीज की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं, फ्रंटियर कर्व भी बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन देता है, ये जो ग्राफ है हमारा जो बनता है वो क्या शो करता है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं आउटपुट का जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड विद इन द गिवन टेक्नोलॉजी। सो अगर हम बात करें 82 क्वेश्चन की तो हमारे assertion रीजन दोनों सही है। अगर हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, हम सब्स्टिट्यूट्स कर रही है। सो assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. Now moving to the next question, devaluation result in expenditure switching in an economy, और इसका रीजन हमारा क्या गिवन है? The devaluation alters the composition of current account of balance of payment. So अगर हम बात करें devaluation की, डिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है? इट इंक्रीजेस द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के डोमेस्टिक प्राइस को डिक्रीज कर देता है एंड it increases the domestic price of import and it decreases the foreign price of export. ये होता है हमारा डिवैल्यूएशन कि हमारे डोमेस्टिक प्राइस जो है इंपोर्ट के उनको इंक्रीज कर देगा और फॉरेन प्राइस जो है एक्सपोर्ट के उनको डिक्रीज कर देगा। देयरफॉर अगर हम इसको समझे तो क्या है, ये क्या करता है हमारे इंपोर्ट को डिक्रीज कर दे और एक्सपोर्ट को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। तो डिवैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है? डिवैल्यूएशन इट लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट, इससे हमारे करंट अकाउंट में जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी। ऑब्वियसली आप इंपोर्ट को कम करोगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे तो आपकी इंप्रूवमेंट तो आएगी ही बैलेंस में, करंट अकाउंट बैलेंस में। सो ये सब हमारा ये जो पूरा है करंट अकाउंट बैलेंस वो डिमांड किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड किसकी? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी हमारा चेंज ही तो शो करता है कि किस तरीके से बिहेव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस। सो devaluation it results in expenditure in switching in an economy और devaluation alter the composition of current account balance of payment। तो हमारी दोनों ही बातें जो है वो बिल्कुल सही रहती है। assertion reason हमारे क्या है? करेक्ट है। Now moving to the next question, external forces are of singular importance to economic activities of developing states। डेवलपिंग जो स्टेट्स होती है उनके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस एक सिंगल ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या दे रखा है? द रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट स्टेट्स आर डायनामिक टू रीइंफोर्स अनइक्वल पैटर्न। इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करें डिपेंडेंट स्टेट्स की, डिपेंडेंट स्टेट्स में जो बात होती है एक्सटर्नल फोर्सेस
अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारी मल्टीनेशनल ऑपरेशंस इंक्लूड होंगी एक्सटर्नल फोर्सेस में, और हमारी इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट भी इंक्लूड होती है एक्सटर्नल फोर्सेस में, हमारी कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होती है एक्सटर्नल फोर्सेस में। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर सिंगुलर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स। डेवलपिंग स्टेट्स के लिए हाँ जरूरी है एक्सटर्नल फोर्सेस। आप सब कुछ इंटरनली नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के नहीं कर सकते हो। आपकी एमएनसीज की रिक्वायरमेंट, इंटीग्रेटिंग विद डिफरेंट कंट्रीज, अमंग ट्रेडिंग बिटवीन अमंग कंट्रीज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो ये रिलेशन है बिटवीन द डोमिनेंट एंड द डिपेंडेंट स्टेट्स आर डायनामिक टू रीइंफोर्स अनइक्वल पैटर्न। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इस चीज को ओरिजिन इसका किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स ने इस चीज के बारे में बताया था, कार्ल मार्क्स ने एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में, इकोनॉमिकली जो रिच स्टेट्स हैं और इकोनॉमिकली जो पुअर स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को उन्होंने शो किया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक डोमिनेंट कंट्री है वो हाँ डिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर, डोमिनेंट स्टेट्स डिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर डालती ही है फोर्स, और अनइक्वल तरीके से डालती है। जरूरी नहीं कि जितना वो इस स्टेट के ऊपर डाल रही हो दूसरा स्टेट्स पे उतनी ही डाले। स्टेट्स का मतलब हम यहाँ पे कंट्री से भी ले सकते हैं और स्टेट से भी ले सकते हैं, डेवलपिंग स्टेट्स का मतलब वही बात होती है। ठीक है, सो हमारी बातें तो दोनों सही है, लेकिन इस एजर्शन का ये कोई रीजन नहीं है। एजर्शन में तो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हुई है और रीजन में हमारी डोमिनेंट्स और डिपेंडेंट स्टेट्स की बात हुई है। सो एजर्शन, both assertion and reason are correct, but the reason is not a correct explanation of this assertion. So हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम 85th क्वेश्चन पे। 85th क्वेश्चन जो है वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम जुलाई 2018 के सारे कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप एक जगह ही कर ले। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अलग लेके चल रहे हैं ताकि उसमें थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और हम अलग से जो है बाकी क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हमेशा खुश रहना, पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। काफी दिन बाद में वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ी बहुत तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से, बट जैसा भी है अपना तैयारी जो है वो अच्छी करते रहना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।